हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर न्यू क्लास। तो आज है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने पहला पॉइंट आपको बताया था रदरफोर्ड रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने क्या करा था, अपना एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा था। इन्होंने क्या करा था, एक गोल्ड की थिन फॉइल थी, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की थी। मैंने आपको बताया था कि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं उनका जो सोर्स होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम एक लेड के बॉक्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या करा, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करी गोल्ड की या फिर गोल्ड की थिन फॉइल पे। ठीक है, और उन अल्फा पार्टिकल के पाथ को क्या करा, ट्रेस करा। कैसे ट्रेस करा, ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट बाय यूजिंग द फ्लैशेस। अब ये तो हुआ एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने क्या करा, ऑब्जर्वेशंस देखे। तो रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशन थे वो क्या थे। पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर पास्ड स्ट्रेट विदाउट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन। दूसरा था हमारे पास फ्यू पार्टिकल शोइंग द डिफ्लेक्शन at an angle of 60, 90, 120 and one in a 20,000 में से वन अल्फा पार्टिकल ने क्या करा, एक 180 डिग्री पे अपना क्या करा, डिफ्लेक्शन शो किया। और साथ में इनका एक और ऑब्जर्वेशन ये था कि जैसे हम टारगेट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे थे वैसे वैसे क्या हो रहा था, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा था। तो ये तो हो गया इनका ऑब्जर्वेशन पार्ट। फिर ऑब्जर्वेशन पार्ट के बाद इन्होंने क्या निकाले, अपने कंक्लूजन निकाले। तो कंक्लूजन में इन्होंने ये निकाला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। इसके बाद इन्होंने बोला कि जो मास है और पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटे से रीजन के अंदर क्या है, इस बहुत छोटे से रीजन के अंदर है। वो छोटे से रीजन को इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा है। तो ये इनके कंक्लूजन थे। कंक्लूजन के बाद रदरफोर्ड ने क्या करा, अपना एटॉमिक मॉडल दिया। फिर हमने डिस्कस करा था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड का हमने एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया जिसमें इन्होंने बोला एटम कैसा है, स्पेरिकल है, जो न्यूक्लियस है वो एटम के सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो एटम की स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी क्यों है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। साथ में इन्होंने कुछ चीजें बताई। क्या बताई, इन्होंने बोला जो न्यूक्लियस की रेडियस है दैट इज 10 raised to the power of -5 times the radius of atom। एक तो इन्होंने ये बताया, और एक मैथमेटिकल रिलेशन भी दिया कि किसी भी एलिमेंट के लिए अगर हमें न्यूक्लियस की रेडियस निकालना है दैट इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए नॉट की पावर 1/3। व्हाट इज द आर नॉट, आर नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू इन्होंने बताई 1.33 इंटू 10 raised to the power of -13 सेंटीमीटर। और ए नॉट की हम बात करेंगे तो ए नॉट हो जाएगा मास नंबर ऑफ एलिमेंट, मास नंबर ऑफ एलिमेंट। ये क्या था, एलिमेंट का मास नंबर था। तो ये सब रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में दिया। तो रदरफोर्ड का मॉडल जब हमने कंप्लीट किया उसके बाद डायरेक्टली मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, जिसमें पहला था हमारे पास कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या बताया आपको कि जो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या आता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर क्या हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि चार्ज पार्टिकल्स कैसे हैं। अगर चार्ज पार्टिकल हमारे पास लाइक इन नेचर के हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होगा, रिपल्शन नेचर का। और अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल अनलाइक इन नेचर के, मतलब अपोजिट नेचर के हैं, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो किस नेचर का होगा, अट्रैक्शन टाइप का होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, सपोज कीजिए एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है Q2। ओके, अब मैं क्या करता हूं, दोनों चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है उनको मैं पॉजिटिव ले लेता हूं। तो इन्होंने बोला कि हर एक चार्ज पार्टिकल एक दूसरे चार्ज पार्टिकल की वजह से, अगर ये 1 है और ये मेरे पास 2 है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करेगा। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is given as k q1 q2, और इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना है, r, दैट इज r स्क्वायर। तो वहां पे मैंने आपको बताया था व्हाट इज k,
के एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये सब बेटा हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमने डिस्कस करा कि किसी भी पार्टिकल के बाद टोटल एनर्जी, सो हमने फिर क्या डिस्कस किया था, टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। तो किसी भी पार्टिकल के पास दो टाइप की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। और अगर फिर हमने एक बताया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर एंटर करेगा, so due to the electrical field of this charge particle, दूसरे चार्ज पार्टिकल पे क्या आएगा, एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा k q1 q2 by r। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताई थी कि अगर हमारे पास चार्जेस कैसे हैं, चार्ज हमारे पास कैसे हैं, लाइक इन नेचर के अगर चार्ज हैं, तो अगर आप r को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, और r को डिक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। और हमने बोला था अगर हमारे पास चार्ज कैसे हैं, अनलाइक इन नेचर, तो अनलाइक इन नेचर के केस में अगर आप r को इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और अगर आप r को डिक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो ये हमने डिस्कस किया था। और हमने अपना एक टॉपिक और डिस्कस किया था जिसका नाम था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे आर मिनिमम के साथ। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे, आर मिनिमम के साथ। इसके लिए हमने क्या बोला था, अगर हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर Z है, तो उस एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस को आप कैसे लिख सकते हो, न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होगा उस चार्ज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लस ZE के साथ। अब चार्ज पार्टिकल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कंजर्वेटिव फील्ड। तो मैंने क्या बना दी, ये बाउंड्री बना दी है कंजर्वेटिव फील्ड की। तो हम क्या कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे उस अल्फा पार्टिकल तक का जो अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हम उस अल्फा पार्टिकल को बिल्कुल क्या करेंगे, उस जेड एटम जो न्यूक्लियस है, उस जेड एक्स एलिमेंट के न्यूक्लियस के ऊपर टारगेट करेंगे। तो ये क्या था मेरे पास, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, 2e का होता है। अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी मैंने v ली। जब मेरा अल्फा पार्टिकल इस एलिमेंट के न्यूक्लियस के कंजर्वेटिव फील्ड के बाहर था, उस समय अल्फा पार्टिकल के पास जो टोटल एनर्जी थी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। फिर हमने क्या करा, इस अल्फा पार्टिकल को हम मिनिमम डिस्टेंस पे ले गए, उस मिनिमम डिस्टेंस पे जहां तक ये क्या करेगा, टारगेट एलिमेंट के न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा। इस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अल्फा पार्टिकल की, 0, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी में। उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, Q1 कितना हो जाएगा, प्लस 2e इंटू Q2 कितना हो जाएगा, प्लस ZE डिवाइडेड बाय R मिनिमम। तो ये सब बेटा हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक चीज पहले हम आपको नोट कराएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। अभी एक बार रुकिए, चलिए एक काम करते हैं। ये है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का कौन से लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 की स्टार्टिंग करेंगे हम एक न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हमें चीजें समझ में आएंगी। तो आपके पास एक चीज ध्यान रखनी थी, जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला आया था, वो फॉर्मूला क्या आया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 1/2 mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था K2E ZE डिवाइडेड बाय R मिनिमम। तो ये सब फॉर्मूले बेटा आपको याद रखना है, इसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक और नोट करके आप एक चीज लिखोगे, मैं एक यूनिट कन्वर्जन आपको सिखा रहा हूँ। यूनिट कन्वर्जन ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल होता है। इस यूनिट कन्वर्जन का सब लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक बार क्वेश्चन की रीड करो, मैं अभी कराता हूं इसको। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। An alpha particle travel with 8.64 mega electron volt energy toward the nucleus of a metal atom Z is equal to 30। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक मेटल है, उस मेटल का आपको एटॉमिक नंबर गिवन है, Z की वैल्यू गिवन है।
जेड कितना है इसके लिए 30 वैल्यू गिवन है। तो हो क्या रहा है, एक अल्फा पार्टिकल जो है जिसके ऊपर चार्ज 2e का होगा वो बेसिकली क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। कहां पे अप्रोच कर रहा है, न्यूक्लियस ऑफ मेटल एटम जिसके लिए जेड कितना है 30। मतलब इस मेटल एटम के न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होगा वो चार्ज कितना होगा, +30e का चार्ज होगा। प्लस जेड का होता है ना, जेड की वैल्यू 30 है, ठीक है। अब इस अल्फा पार्टिकल जो है, इस अल्फा पार्टिकल की क्या है, टोटल एनर्जी आपको गिवन है। कितनी गिवन है, 8.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको गिवन है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, फिर से क्वेश्चन देखो, एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल विद 8.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी towards the nucleus of a metal atom Z is equal to 30 and arrive at a distance of 10 raised to the power of -x नैनोमीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x आपसे पूछी है। तो बेसिकली बेटा इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझो, सपोज करो ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस ऑफ मेटल एटम, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस ऑफ मेटल एटम। और सपोज कीजिए ये मेरे पास क्या है, बाउंड्री है, ये हमारे पास क्या है, बाउंड्री ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ मेटल एटम, मेटल एटम के न्यूक्लियस, मेटल एटम न्यूक्लियस, ठीक है। यहां पे चलो न्यूक्लियस भी लिख देता हूं, ठीक है। अब पहले क्या था, जो अल्फा पार्टिकल था मेटल एटम के न्यूक्लियस के कंजर्वेटिव फोर्स की बाउंड्री से बाहर था। उस समय इस अल्फा पार्टिकल के पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी कितनी थी, 8.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप जानते हो कि जो उस, अगर हमारा अल्फा पार्टिकल कंजर्वेटिव फील्ड की बाउंड्री के बाहर है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी अल्फा पार्टिकल के पास। अल्फा पार्टिकल के पास जो टोटल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 8.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मेगा को हम क्या करते हैं, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दो। तो 8.64 इंटू 10 की पावर ऑफ 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -19 से मल्टीप्लाई करेंगे, जूल में कन्वर्ट होगा। अब वो कह के आ रहा है क्वेश्चन में, समझो अल्फा पार्टिकल जो है, जो हमारे पास मेटल एटम का न्यूक्लियस है उससे क्या कर रहा है, कुछ डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस पे आ गया है, लिखा हुआ है एन अल्फा पार्टिकल अराइव एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 raised to the power of -6 नैनोमीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर है ये, 10 की पावर -6 नैनोमीटर, 10 की पावर -6 नैनोमीटर पर है, ठीक है। इसका मतलब ये आपको क्या वैल्यू मिल गई, ये आपको आर मिनिमम की वैल्यू मिल गई। तो आर मिनिमम की वैल्यू कितनी हो गई है, 10 की पावर ऑफ -6 नैनोमीटर। बेटा यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हो, मैं कुछ यूनिट कन्वर्जन लिखवाई देता हूं जो आपका बार बार यूज होगा, ठीक है। सो लिखिए यहाँ पे 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 raised to the power of -9 मीटर, ओके। एक आप ये लिखेंगे 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 raised to the power of -10 मीटर, ओके। अब एक आप ये यूनिट लिखिए कि 1 पिकोमीटर, ये मैंने क्या लिखा है, पिकोमीटर लिखा है। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 raised to the power of -12 मीटर। और एक आप ये लिख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है आपको मिल जाए 1 फेम्टोमीटर, क्या लिखा है मैंने, फेम्टोमीटर। सो 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10 raised to the power of -15 मीटर। तो ये यूनिट कन्वर्जन है, आपको याद होने चाहिए कैसे हम कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। तो बेटा आर मिनिमम की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 10 raised to the power of -6 नैनोमीटर, ओके। आपसे एक्स की वैल्यू पूछिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो अब आपको ये पता है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में आपने क्या स्टडी की है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में आपने स्टडी करी है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, हम आर मिनिमम अपना कैलकुलेट करेंगे और उस आर मिनिमम को इस आर मिनिमम के साथ क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करने पे हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 8.64, थोड़ा यहां से लिखता हूं मैं, स्पेस चाहिए होगा मुझे। आप ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो,
कौन सा कॉन्सेप्ट? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, यहां लिख भी लो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये वाला कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर रहे हो। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपको गिवन है 8.64 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बेटा हर एक वैल्यू हम एसआई यूनिट में पुट करेंगे। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? के की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 9 इंटू 10⁻⁹ ठीक है, यहाँ पे चाहो तो मैं लिख दे रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, दैट इज के Q1 Q2 बाय आर मिनिमम। और अगर हम Q1 की बात करेंगे, Q1 कितना होगा? 2E, 2E का मतलब हो गया 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। और अगर हम बात करते हैं Q2 की, तो Q2 की वैल्यू हो जाएगी 30E, 30E का मतलब हो गया 30 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा बेटा। तो यहाँ पे आप देखो, आपने वैल्यू पुट करी 9 इंटू 10⁻⁹ तो ये वैल्यू हो गई के की इंटू क्यू की 1 की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू, ये तो हो गया 2 Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू पुट करता हूँ 30 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय आर मिनिमम। अब एक चीज ध्यान रखना, आपने हर एक वैल्यू एसआई यूनिट में पुट की है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे जो ये आर मिनिमम की वैल्यू आएगी, ये हमारी किस में आएगी? मीटर में आएगी। तो फटाफट मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। यहाँ देखो आप 1.6 इंटू 10⁻⁻9 से ये टर्म कैंसिल हो गया और बाकी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। आप लोग चाहो तो आप लोग नॉर्मल कैलकुलेशन करिए ताकि आपकी कैलकुलेशन में स्पीड थोड़ा फास्ट हो। तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगी सॉल्व करने पे, आर मिनिमम की वैल्यू दैट इज 10⁻⁻14 -14 मीटर। पर आपसे क्वेश्चन बेटा किसमें पूछा है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नैनोमीटर में। आपसे यहाँ देखो यूनिट क्या है हमारे पास? नैनोमीटर। तो अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻5 नैनोमीटर। ठीक है, अब आपको डेटा क्या गिवन था? आपको डेटा जो गिवन था वो था आर मिनिमम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻x। हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कितने आई? 10⁻⁻5। जब आपने कंपैरिजन किया है यहाँ पे, तो कंपैरिजन जब करोगे इसका 10⁻⁻x के साथ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 5। तो इस क्वेश्चन के अगर हम आंसर की बात करेंगे, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आपको गिवन है, इन द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इफ अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with v naught velocity towards the nucleus of an atom of atomic number z। तो अगेन आप सबसे पहले एक डायग्राम बनाओगे, एटम का आप न्यूक्लियस बनाओगे, क्योंकि एटम का एटॉमिक नंबर z है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा? प्लस Ze का चार्ज होगा। अब आप क्या कर रहे हो? एक अल्फा पार्टिकल लेके आए हो, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? प्लस 2e का। दिस इज अवर अल्फा पार्टिकल। और मैंने यहाँ क्या बना दिया? कंजर्वेटिव फील्ड बना दिया। ठीक है, बाउंड्री ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अब बाउंड्री लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? इन द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इफ द अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ v naught towards the nucleus of an atom of atomic number z, then what is the closest distance of approach if alpha particle with the velocity is projected towards the nucleus of an atom of atomic number 2z। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? एक अल्फा पार्टिकल है, उस अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी? v naught थी। वो क्या कर रहा था? वो एक एटम जिसका एटॉमिक नंबर z है, उसके न्यूक्लियस की तरफ क्या कर रहा था? टूवर्ड्स कर रहा था। इसके बाद है उसने पूछा है, देन व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच इफ अल्फा पार्टिकल विद वेलोसिटी, आई थिंक कुछ मिसिंग है, अल्फा पार्टिकल विद, यहां पे आप चेंज कर लेना, अल्फा पार्टिकल विद
4 v naught velocity is projected towards nucleus of atom of atomic number 2z। तो बेसिकली बेटा क्या कह रहा है ये, यहां देखो, जब अल्फा पार्टिकल v नॉट की वेलोसिटी से एक एटम जिसका एटॉमिक नंबर z है उसके न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करता है और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आता है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे आता है, तो आप ये निकाल सकते हो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन अल्फा पार्टिकल विद द वेलोसिटी ऑफ v नॉट इज मूविंग टुवर्ड्स अ मेटल, टुवर्ड्स द मेटल एटम ऑफ एटॉमिक नंबर z। तो यह कैसे निकालेंगे, यहां देखिए, आपको पता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में आप क्या करते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कर देते हो, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, k q1 q2, या फिर q1 q2 डायरेक्ट हम लिख ही देते हैं। q1 की वैल्यू कितनी होती है, 2e इंटू q2, q2 की वैल्यू बेटा कितनी है, प्लस ZE डिवाइडेड बाय R मिनिमम, डिवाइडेड बाय R मिनिमम, ठीक है। एक बार रुकिए, इस क्वेश्चन में एक बार मैं चेक करता हूं, क्वेश्चन में एक कुछ डेटा मिसिंग है, ठीक है। इफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इज अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v नॉट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर z, एटॉमिक नंबर z, एक बार रुकिए मैं चेक करता हूं, एक मिनट। ये कह रहा है कि डिस्टेंस, तो बेटा केस 1 में जो ये कैपिटल R है, क्योंकि आप यहाँ आंसर में देखो, आंसर में आपको कैपिटल R के टर्म में आंसर गिवन है ना। और क्वेश्चन में कहीं पे भी कैपिटल R आई थिंक मुझे नहीं दिख रहा है, कहाँ लिखा हुआ है, एक बार मैं चेक भी कर रहा हूं। आप एक काम करो, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करो, मैं क्वेश्चन आपको मॉडिफाई करा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, हम इस क्वेश्चन के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन सुनो, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये है, जब अल्फा पार्टिकल v नॉट स्पीड से या v नॉट वेलोसिटी से एक एटम जिसका एटॉमिक नंबर z है उसके न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करता है, उस केस में जो डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या मतलब R मिनिमम की जो वैल्यू है वो R मिनिमम की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R, उस R मिनिमम की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R। फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगर हम अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दें और जो हमारे पास एटम था अब उस एटम को रिप्लेस करके एक दूसरा एटम लेके आ जाए जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2z है, मतलब न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा वो 2ze का चार्ज होगा, इस केस में बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच। ये होगा क्वेश्चन, आई थिंक मेरे ख्याल से क्वेश्चन यही होगा। थोड़ा क्वेश्चन में क्या है, मॉडिफिकेशन है, तो क्वेश्चन को आप चाहो तो थोड़ा सा क्रॉस कर लो। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से बोल देता हूं और समझो इसको, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या है, जब हमारा अल्फा पार्टिकल v नॉट वेलोसिटी से एक एटम जिसका एटॉमिक नंबर z है उसके न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करता है, तो डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो कितनी आ रही है, कैपिटल R आ रही है, वो कितनी आ रही है, कैपिटल R। फिर क्वेश्चन में वो कह रहा है, अगर हम अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी को 4 टाइम इंक्रीज कर दें और जो एटम है उस एटम के एटॉमिक मास को, एटॉमिक नंबर को 2 टाइम इंक्रीज कर दें, सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उस केस में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, ये आपसे पूछा है। इस केस में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, तो आपने क्या बोला, मैंने आप अपना फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, हम काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा, k2e प्लस ZE बाय कैपिटल R, ठीक है, समझ में आया यहां तक। अब एक बात देखो, व्हाट इज m मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, तो केस 1 ये तो है मेरे पास केस 1, और जब हम दिस इज अवर केस 2, केस 2 में हम क्या कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी को 2 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं और साथ में जो एटम है उस एटम के एटॉमिक नंबर को भी हम क्या कर रहे हैं, 2 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं। तो वेलोसिटी को 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं और एटॉमिक नंबर को 2 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं। दिस इज अवर केस नंबर 2। तो यहां से आप देखो m क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल,
मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसके बाद 2e क्या है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। और अगर हम k की बात करेंगे, k क्या है, कांस्टेंट, और 1/2 क्या है, प्योर नंबर, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट। ओके, तो यहां से हमने रिलेशन दिखने में दिख रहा है, वो रिलेशन क्या दिख रहा है, देखो बेटा, रिलेशन हमारा क्या दिख रहा है, यहां से रिलेशन आया हमारा बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय आर, क्योंकि ई भी क्या होगा, ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो यहां से हम देख सकते हैं जो v स्क्वायर है, v क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। z क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके एटॉमिक नंबर की हम बात कर रहे हैं, एटम के एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं। और r क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस या फिर क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, आप क्या करो यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकाला। अब हम क्या कर रहे हैं, केस 1 और केस 2 में वैल्यू पुट करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू r1 डिवाइडेड बाय r2। अभी आप इतना समझो कि इक्वलिटी का साइन हटा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के मैंने इक्वलिटी लगा दी। तो कैसे लगा सकते हैं हम, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 अपॉन z2 इंटू r1 अपॉन r2। समझ में आया। अब यहाँ देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1। तो अगर हम v1 की बात करेंगे तो v1 की वैल्यू कितनी है बेटा, v0। ये कौन सी बात चल रही है, केस 1 की बात चल रही है। ठीक है, और z1 की बात करेंगे तो z1 की वैल्यू कितनी है, z। और r1 की बात करेंगे तो r1 की वैल्यू कितनी है बेटा, r। अब आओ आप केस 2 पे। तो केस 2 में अगर हम v2 की बात करेंगे तो v2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4v0। अगर मैं z2 की बात करूंगा, z2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2z। और अगर मैं R2 की बात करूंगा तो R2 की वैल्यू हमें क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। R2 की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करो, इन सब वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। तो b1 बाई b2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे b1 की वैल्यू कितनी है, v0, और b2 की वैल्यू कितनी है, 4v0। तो b1 बाई b2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 इज इक्वल टू z1 बाई z2। तो z1 बाई z2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1/2 इंटू ये हो जाएगा r2 बाय r1। ओके, r1 की वैल्यू आपको पता है, r1 की वैल्यू कितनी है, r। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख लो r। तो सॉल्व करने पे आप जब सॉल्व करोगे तो ये 8 टाइम हो जाएगा कैंसिल। तो r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/8। दिस r/8 इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। फिर से सुन लो मेरी बात, क्वेश्चन को रीड करके कुछ चीजें हो सकता है समझ में नहीं आ रही हो, तो मैंने आपको क्वेश्चन क्लियर कर दिया। था क्या, एक अल्फा पार्टिकल था, वो जो जिसकी वेलोसिटी v0 थी, वो एक एटम के न्यूक्लियस की तरह मूव कर रहा था, जिस एटम का एटॉमिक नंबर था z। फिर उसने बोला अगर मैं अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी को 4 टाइम इंक्रीज करता हूं और जो एटम है उस एटम के एटॉमिक नंबर को 2 टाइम इंक्रीज करता हूं, तो ये बताइए जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगी, वो उस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का केस 1 और केस 2 में क्या रिलेशन आएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया बेटा, रिलेशन आ गया कि r2 इज इक्वल टू r/8। ओके, चलिए अब आते हैं हम अपने आज के थ्योरी को पार्ट पे। थ्योरी पार्ट ये है, अब हमें पढ़ना पड़ेगा कि अगर रदरफोर्ड मॉडल इतना अच्छा था तो रदरफोर्ड मॉडल को फेल नहीं होना चाहिए, पर रदरफोर्ड मॉडल हमारा क्या हो गया, फेल्ड हो गया। अगर रदरफोर्ड मॉडल हमारा फेल्ड हुआ है तो उसकी क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, उसकी वजह से वो फेल्ड हुआ। तो हम देखते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल है क्या, इसको समझो। रदरफोर्ड ने बोला जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हाई स्पीड से रिवॉल्व करेंगे और सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये स्टेबिलिटी एटम की क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ये बात जो कहानी थी ये पूरी रदरफोर्ड ने बोली थी। ये क्या हमारे पास, न्यूक्लियस, ये क्या हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरी कहानी किसने बोली बेटा, रदरफोर्ड ने। अब क्या हुआ, एक थ्योरी आई जिसको हमने बोला मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनामिक थ्योरी। एक थ्योरी आई मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनामिक थ्योरी, इलेक्ट्रोडायनामिक थ्योरी। अब जो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोडायनामिक थ्योरी थी वो थ्योरी क्या है, इसको समझो। According to Maxwell electrodynamic theory, when a charged particle moving
with acceleration, या फिर आप बोल सकते हो when an accelerating charge particle moving इट ऑलवेज इमिट एनर्जी, कि एक एक्सेलेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, हमेशा एनर्जी को इमिट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनामिक थ्योरी, एन एक्सेलेटिंग चार्ज पार्टिकल ऑलवेज इमिट्स एनर्जी। हमेशा क्या करेगा, एक्सेलेटिंग चार्ज पार्टिकल हमेशा क्या करेगा बेटा, एनर्जी को इमिट करेगा, ऑलवेज इमिट एनर्जी। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अब आपको पता है एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेलोसिटी के अगर आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दोगे आप बोलोगे वेलोसिटी चेंज हो गई, या फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर दो आप बोलोगे वेलोसिटी चेंज हो गई। इट मींस जब इलेक्ट्रॉन हमारा एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज होगी, और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी इसका मतलब वो हमेशा वो कैसा रहेगा, एक्सेलेटिंग रहेगा। तो यहां से हम कंक्लूज निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन will always move accelerating around the nucleus, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ जब मोशन करता है तो वो एक्सेलेटिंग मोशन करता है। तो मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज मूव एक्सेलेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेलेटिंग मोशन लिख लो बेटा यहाँ पे, एक्सेलेटिंग मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। तो अब हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर एक्सेलेटिंग मोशन करेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज emits एनर्जी। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हमेशा एनर्जी को इमिट करेगा। क्यों इमिट करेगा, क्योंकि जो हमारे पास मैक्सवेल की इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी है वो यही कहती है कि एक्सेलेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एक एक्सेलेटिंग चार्ज पार्टिकल हमेशा एनर्जी को इमिट करता है। अगर एनर्जी को इमिट करेगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा बेटा, ऑलवेज एनर्जी को इमिट करेगा। इसका मतलब क्या है, अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होंगे, इलेक्ट्रॉन विल start motion in a spiral path around the nucleus, अब बेटा अगर ये मेरा न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक स्पाइरल पाथ पे मूव करेगा। ये क्या बन गया, एक स्पाइरल पाथ बन गया, इसको हम बोलेंगे स्पाइरल पाथ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो रही है, इमिट हो रही है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज होगी तो वो कंटिन्यूअस एक सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करेगा, एनर्जी कम होगी तो वो थकता जाएगा और स्पाइरल पाथ पे मूव करेगा। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रॉन collapse in nucleus and atom lose its identity। और एटम क्या करेगा, अपनी आइडेंटिटी को, and atom lose its identity, एटम अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा। तो ये था बेटा पूरी की पूरा ड्रॉबैक क्या था कि रदरफोर्ड ने बोला इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है। ठीक है, अब मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी आई, तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी ये कहती है कि एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, ऑलवेज इमिट्स एनर्जी, हमेशा एनर्जी का क्या करेगा, इमिट्स करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार चेंज होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी एक एक्सेलरेटिंग मोशन कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्या करना चाहिए, एनर्जी को लूज करना चाहिए। जब वो एनर्जी को लूज करेगा या एनर्जी को इमिट करेगा तो अब वो सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं कर पाएगा।
अब उसे किस पाथ पे मूव करना पड़ेगा, एक स्पाइरल पाथ पे मूव करना पड़ेगा, और स्पाइरल पाथ में मूव करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या करेगा, न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स हो जाएगा और एटम क्या करेगा, अपनी आइडेंटिटी को लूज करेगा। पर ऐसा नहीं होता। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। यही क्या था रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक। अब ड्रॉबैक नंबर 2 लिखो आप। आपको पता है, अभी अगर आपको पता है तो बताता हूं कि अगर ये मेरा न्यूक्लियस है तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेल में मूव करते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट शेल हो गया n इज इक्वल टू 1, इसको हम के शेल भी बोलते हैं। अगर जिन बच्चों ने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगा अभी क्वांटम नंबर में, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट शेल के अंदर मूव करते हैं। विद द हेल्प ऑफ रदरफोर्ड मॉडल इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप यहां लिख सकते हो दूसरा ड्रॉबैक क्या है, रदरफोर्ड मॉडल could not explain could not explain electronic configuration तो ये क्या था, ये एक दूसरा ड्रॉबैक था। एक और ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक क्या है कि हमें जो स्पेक्ट्रम मिले, स्पेक्ट्रम क्या होता है अभी कंफ्यूज मत होना, आगे सब पढ़ाऊंगा अच्छे से, EMR पढ़ाऊंगा अभी, तो परेशान मत होना। अभी ये समझ लो कि हमें क्या मिले, कुछ वेवलेंथ थी, उन वेवलेंथ को जब हमने प्लॉट करा तो हमें क्या मिला, स्पेक्ट्रम मिले। ये समझ लो। अभी स्पेक्ट्रम बेटा होता क्या है, स्पेक्ट्रम ये होता है कि जब भी एनर्जी इमिट्स होती है तो हर एक वेवलेंथ की एनर्जी इमिट होनी चाहिए, है ना। हर मतलब आपको हर एक वेवलेंथ की क्या आनी चाहिए, एनर्जी मिलनी चाहिए। कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की ही एनर्जी मिली, इस तरीके से समझ लो। तो स्पेक्ट्रम कैसा मिला हमें, डिसकंटिन्यूअस मिला। तो यहां आप लिख सकते हो कि रदरफोर्ड मॉडल का जो तीसरा ड्रॉबैक है वो ये है, रदरफोर्ड मॉडल could not explain spectrum discontinuity या discontinuation, discontinuity लिख लो, स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूटी। तो जो स्पेक्ट्रम के अंदर डिसकंटिन्यूटी थी, रदरफोर्ड मॉडल क्या कर पाया, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। अगर कोई बच्चों के माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा हो सर स्पेक्ट्रम क्या होता है, फिर से बता दे रहा हूं। जैसे कोई बॉडी है, एक कोई बॉडी क्या कर रही है, एनर्जी इमिट कर रही है। सपोज करो एनर्जी इमिट कर रही है, तो एनर्जी इमिट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव, इतना समझ लो। एनर्जी का जो इमिशन हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ वेव या फिर इन द फॉर्म ऑफ EMR, ठीक है। तो हर एक वेवलेंथ की वेव मिलनी चाहिए थी, है ना। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास हर एक वेवलेंथ की वेव है, आप यहाँ चाहो नोट करके लिख सकते हो, एक हिंट दे दे रहा हूं, बाकी डिटेल से बाद में बताऊंगा। एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है इफ ऑल वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट, एक होता है हमारे पास डिसकंटिन्यूअस। या आप हिंट करके लिखवा रहा हूं ताकि आगे मेरे पे विश्वास रखो, आगे पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। अभी मे भी दिक्कत करेगा ये, और मैं अभी और आगे बढ़ के नीच पढ़ाना चाहता कुछ। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, आप ये सिर्फ एक लाइन लिख लो। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में इफ ओनली सेलेक्टेड वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट, अगर कुछ सेलेक्टेड वेवलेंथ है, इसका मतलब स्पेक्ट्रम कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। अगर सेलेक्टेड वेवलेंथ है तो स्पेक्ट्रम कैसा है, कंटिन्यूअस। फिर से बता रहा हूं, स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो भी वेवलेंथ मिलती हैं उन वेवलेंथ को हम क्या करते हैं, एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, उसी को आप बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होगा, जो भी वेवलेंथ मिलेंगी उन वेवलेंथ को हम एक ग्राफ पे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, वो हमारा हो जाएगा स्पेक्ट्रम। तो आ जाओ, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार नजर मारते हैं। तो बेटा एक काम करता हूं, मैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दिखा देता हूं। मैंने लास्ट लेक्चर का एक पार्ट है, तो ये मैंने आपको सब सिखा दिया था।
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच लगाना क्या है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का आपको क्या रखने, फॉर्मूले याद रखने। फिर हमने आज लेक्चर में क्या करें, दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। इस न्यूमेरिकल के अंदर मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन मैंने आपको बता दिया था क्या है। फिर हमने अभी तक थ्योरी में डिस्कस करा है कि रदरफोर्ड के ड्रॉबैक क्या थे। तो हमारे पास जो मैक्सवेल की इलेक्ट्रो डायनामिक थ्योरी थी वो ये कहती है कि एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल हमेशा एनर्जी को इमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन भी एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है तो एनर्जी को इमिट करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करते करते अब वो एक स्पाइरल पाथ पे मूव करना स्टार्ट करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा वो न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स करेगा और एटम अपनी आइडेंटिटी को लूज करेगा। पर ऐसा नहीं होता है, रदरफोर्ड मॉडल इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चर होता है उस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को रदरफोर्ड मॉडल क्या है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और जो तीसरा ड्रॉबैक है वो ये है कि हमें जो स्पेक्ट्रम मिले वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिले। मतलब हमें एक स्पेक्ट्रम का मतलब जब हमें जितनी भी वेवलेंथ थी हमने जब हर एक वेवलेंथ को प्लॉट किया तो कुछ सेलेक्टेड ही वेवलेंथ मिली, बाकी की वेवलेंथ गायब थी। ठीक है, अब मैंने बहुत देर से वेवलेंथ 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 पढ़ रहा करा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। अब फटाफट अभी समझो कि वेव होती क्या। अब डायरेक्ट हम किस पे आएंगे, वेव पे आएंगे कि हमारी वेव होती क्या। बेसिकली बेटा ये देखो आपको क्या करता है, वेव क्या होता है, वेव हमारे पास मोड ऑफ मैटर एनर्जी ट्रांसफर होती है। वेव हमारे पास क्या होती है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। विद द हेल्प ऑफ वेव वी कैन ट्रांसफर द एनर्जी। तो वेव क्या होती है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होती है विदाउट इन्वॉल्विंग मैटर डिस्प्लेसमेंट या मैटर मूवमेंट। मैटर का मूवमेंट नहीं होगा। एनर्जी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे आप एनर्जी ट्रांसफर कर दोगे और मैटर का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो वो क्या होती है, वेव होती है। विद द हेल्प ऑफ वेव वी कैन ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट इन्वॉल्विंग मैटर मूवमेंट। ठीक है, सपोज करो बेटा ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट मेरे पास कैसा है, सोर्स। ठीक है, और सोर्स के पास क्या है, कुछ एनर्जी है E। ठीक है, और ये पॉइंट है मेरे पास रिसीवर। इस पॉइंट को मैंने क्या बोला है, इस पॉइंट को मैंने बोला है रिसीवर। ये है हमारे पास रिसीवर। अब हमें क्या करना है, इस एनर्जी E का ट्रांसफर करना है सोर्स से रिसीवर के बीच में। तो विद द हेल्प ऑफ वेव अब होगा क्या बेटा, अब ये जो सोर्स के पास जो एनर्जी E है जस्ट बराबर वाला जो पार्टिकल होगा उस एनर्जी को लेगा, लेने के साथ क्या करेगा, वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा। और जैसे ही वो वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा अपनी एनर्जी को अपने नियर बाय पार्टिकल को दे देगा। ऐसी तरीके से क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी देगा, दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को एनर्जी देगा, तीसरा पार्टिकल चौथे पार्टिकल को एनर्जी देगा। पर जितने भी पार्टिकल हैं वो पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे, उन पार्टिकल की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी। तो बेसिकली क्या हुआ, जो एनर्जी जो सोर्स के पास थी वो एनर्जी अब रिसीवर के पास पहुंच गई है और मैटर का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो विद द हेल्प ऑफ वेव वी कैन ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट डिस्प्लेसिंग द मैटर। मैटर का डिस्प्लेसमेंट हम नहीं करते हैं। समझ में आया? चलो अगर एक एग्जांपल समझना है तो देखो, अगर मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड सपोज करिए एक रॉड है और ये कैसी है, मेटल की रॉड है। अगर मैं एक एंड को गर्म करूंगा तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद दूसरा एंड भी क्या हो गया, गर्म हो गया। तो वो क्यों हो रहा है, कंडक्शन की वजह से। वो क्यों हो रहा है, कंडक्शन की वजह से। अब कंडक्शन के अंदर भी क्या होता है, कंडक्शन के अंदर भी बेसिकली क्या होता है, पार्टिकल हीट मिलती है पार्टिकल को। जैसी पार्टिकल को हीट मिली वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। जब वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो नियर बाय पार्टिकल को अपनी एनर्जी हीट दे देंगे। नियर बाय पार्टिकल की एनर्जी बढ़ गई तो नियर बाय पार्टिकल का वाइब्रेशन बढ़ गया। फिर नियर बाय पार्टिकल ने अपने दूसरे पार्टिकल को एनर्जी दे दी। तो इस तरीके से क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे आप वेव समझिए। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, कि वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अपना एक सोर्स और रिसीवर पहले डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, सपोज करो ये मेरे पास क्या है, मेरा सोर्स, और ये हमारे पास क्या है, हमारा रिसीवर। ठीक है, और सोर्स से रिसीवर क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये हो गया एनर्जी का ट्रांसफर। ठीक है, तो आप चाहो
अब यहाँ पे देखिए वेव के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। जो हाई पीक होता है उस पीक को हम बोलते हैं क्रेस्ट, हाईएस्ट पीक को। ठीक है, क्रेस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट पीक। तो हाईएस्ट पीक क्या होगा हमारा, उसको हम बोलेंगे क्रेस्ट। ये होता है ट्रॉफ, TROUGH, ट्रॉफ, TROUGH। एक बार रुकिए, थोड़ा स्पेलिंग सही से लिख देता हूं। TROUGH। ट्रॉफ क्या होता है, ट्रॉफ होता है हमारे पास लोएस्ट वैली। आप ये लिख सकते हो, या डीपेस्ट या डीप वैली। डीप वैली जो होती है उसको हम बोलते हैं ट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये जो पोजीशन होती है इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। ये हमारे पास कैसी पोजीशन है, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से हमने क्या डिफाइन करना है, एम्पलीट्यूड डिफाइन करना है। तो इट इज अ एम्पलीट्यूड। ये जो है ये इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। यहाँ पे मैं और डिफाइन कर देता हूं, एक बार वेव लेंथ डिफाइन कर देता हूं। तो दिस डिस्टेंस, कहीं से भी आप ले सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रैश या टू ट्रॉफ या वन कंप्लीट वेव की जो लेंथ होती है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। तो आप सपोज कीजिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ वेव लेंथ। ये डिस्टेंस है, इस कंप्लीट डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ वेव लेंथ, और वेव लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, बाकी चीजें मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अब मैं डायग्राम फटाफट शॉर्ट में डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी डिसाइड करूंगा। ठीक है, अब आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या बनाया है। एक काम करता हूं, अब आपको समझ में आना चाहिए कि हमने क्या डायग्राम बनाया है। ठीक है, बार बार अब हम नहीं लिखेंगे। तो पहला बेटा, पहली टर्मिनोलॉजी होती है एम्पलीट्यूड। पहली टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आना चाहिए, एम्पलीट्यूड। अब जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ क्रेस्ट। ये क्या हो गई बेटा, इसको हम बोलते हैं हाइट, हाइट ऑफ क्रेस्ट। ठीक है, अगर आप इसकी बात करोगे इसको हम बोलेंगे डेप्थ ऑफ ट्रॉफ। तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है, हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रॉफ, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रॉफ को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज नोन एज वेव लेंथ, दैट इज वेव लेंथ। तो बेटा लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव, वेव लेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो वन कंप्लीट वेव की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं वेव लेंथ। द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव is known as वेव लेंथ। या फिर आप दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रॉफ। सपोज करिए एक क्रेस्ट ये है और दूसरा सक्सेसिव क्रेस्ट ये है, तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये भी वेवलेंथ होगा। अगर हम ट्रॉफ की बात करेंगे तो दो सक्सेसिव ट्रॉफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, अपना वेवलेंथ। इसको भी हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की दूसरी डेफिनेशन भी लिख लो, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रॉफ is known as wavelength, is known as wavelength। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अगर हम वेवलेंथ की बेटा बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ की जो यूनिट होगी, तो यूनिट की अगर मैं बात करूंगा तो वेवलेंथ की जो यूनिट होगी वो यूनिट क्या हो सकती है, वो मीटर भी हो सकती है, नैनोमीटर भी हो सकती है, नैनोमीटर भी हो सकती है, यहां लिख भी लो नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम भी हो सकती है,
पिकोमीटर भी हो सकती है और फेम्टोमीटर भी हो सकती है। ये क्या है हमारे पास, पिकोमीटर, और ये क्या है हमारे पास, फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर, तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻15 फेम्टोमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास यूनिट कन्वर्जन आ गया। तो आगे से अब सब लोग इसको याद रखेंगे। हो सकता है कि न्यूमेरिकल में आपको जो वेवलेंथ है वो इसमें से किसी यूनिट में दे और आपको क्या करना हो, यूनिट कन्वर्जन करना पड़े। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करते हैं, दैट इज वेवलेंथ हो गया हमारा। वेवलेंथ के बाद हम डिस्कस करते हैं अपना फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होगी नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन पर यूनिट टाइम या फिर नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो आप, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक और डेफिनेशन भी आप इसकी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट इन 1 सेकेंड। किसी भी एक फिक्स पॉइंट से 1 सेकेंड में जितनी वेव पास होंगी उसको भी आप फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। तो दूसरी डेफिनेशन क्या होगी इसकी, द नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू the number of wave pass through a fixed point in 1 second। 1 सेकेंड में किसी एक फिक्स पॉइंट से कितनी वेव पास होंगी उसको भी हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए व्हाट इज द यूनिट। तो यूनिट जो होती है फ्रीक्वेंसी की वो होती है पर सेकेंड, और आपने एक और यूनिट पढ़ी होगी क्लास 6-7 में, हर्ट्ज। हर्ट्ज भी जो होती है फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, Hz। तो हर्ट्ज भी क्या होती है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप ये समझो, आपको ये हेडिंग डालना पड़ेगा, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या होता है बेटा, पहले तो मैं रिलेशन लिखवाता हूं। फ्रीक्वेंसी को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, न्यू से, और वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखो, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेवलेंथ की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप इसको इस तरीके से समझो बेटा, अगर वेवलेंथ की बात करेंगे तो एक कंप्लीट वेव की जो लेंथ होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। सपोज करिए ये मेरे पास एक वेव है, ये मेरे पास क्या है, एक वेव है, मैंने इस वेव की लेंथ बना दी, ये हो गई इस वेव की लेंथ। एक मेरे पास दिस इज अ वेव 1, और एक वेव मेरे पास ये है, ठीक है, ये मेरे पास एक दूसरी वेव है, ठीक है, और इस वेव की जो वेवलेंथ है, सपोज करो इसकी वेवलेंथ हो गई λ1 और इसकी वेवलेंथ हो गई λ2। आपको दिख रहा है वेव 1 कैसी है, छोटी वेव, और वेव 2 कैसी है, एक बड़ी वेव। तो इसका मतलब वेव 1 की अगर हम वेवलेंथ निकालेंगे तो वो क्या आएगा, आप डायरेक्ट समझ सकते हो यहां से जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि λ2 इज ग्रेटर देन λ1। अगर वेव बड़ी होगी तो वेव की लेंथ बड़ी होगी, और वेव छोटी होगी तो वेव की लेंथ छोटी होगी। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम समझो फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी कहती है अगर मेरे पास कोई एक फिक्स पॉइंट है, सपोज करो मैंने यहाँ अपने फिक्स पॉइंट बना दिए, दिस इज द फिक्स पॉइंट। अब फिक्स पॉइंट में 1 सेकेंड में जितनी वेव पास होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। अब बेटा आप देख सकते हो अगर वेव छोटी होगी तो 1 सेकेंड में ज्यादा वेव पास होंगी, और अगर वेव बड़ी होगी तो 1 सेकेंड में कम वेव पास होंगी। तो इस लॉजिक से हमने कंक्लूजन क्या निकाला है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ जितनी कम होगी, मतलब वेवलेंथ हमारी जितनी कम होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। वेवलेंथ कम होने का मतलब वेव बहुत छोटी है तो 1 सेकंड में बहुत सारी वेव पास हो जाएंगी एक फिक्स पॉइंट से। पर वेव बेटा अगर बड़ी होगी इसका मतलब वेवलेंथ ज्यादा होगा, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो फिर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी।
आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीजें। चलिए मूव करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए वेव, ठीक है, या फिर हम इसे बोलेंगे स्पीड ऑफ वेव। अब हमें क्या पढ़ना है, स्पीड ऑफ वेव पढ़ना है, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे वेव ऑलवेज ट्रेवल, वेव ऑलवेज ट्रेवल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेव क्या करती है, ऑलवेज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। वेव ऑलवेज ट्रेवल विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके। और जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ वेव इज गिवन एज वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। सपोज करो मैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव को अगर v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ वेव को मैं एक काम करता हूं, मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू। तो यहां से फॉर्मूला मिल गया मुझे v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। ये इंपॉर्टेंट है, यूज होगा न्यूमेरिकल में, इसको हमें क्या करना है, याद रखना है। तो मैं लिख भी दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो स्पीड होती है हमारी, स्पीड क्या करेगी, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए इसमें, वेव स्पीड ऑफ वेव हो गया। स्पीड ऑफ वेव के बाद नेक्स्ट लिखिए इसमें वेव नंबर, वेव नंबर। वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा बार से। लैम्डा के ऊपर मैंने क्या लगाया, बार लगा दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, वेव नंबर, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेव्स की डेफिनेशन लिख लो, द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट in 1 meter, number of wave present in 1 meter is known as wave number। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेव नंबर। सो द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 मीटर इज नोन एज वेव नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। मैंने आपको वेवलेंथ पढ़ाया था, वेवलेंथ क्या होता है, द लेंथ ऑफ वन वेव, एक वेव की जो लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। सपोज करो ये मेरे पास क्या है, एक वेव है, तो इस वेव की जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा मीटर, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि लैम्डा मीटर के अंदर कितनी वेव है, एक वेव है। इसका मतलब 1 मीटर के अंदर कितनी वेव होंगी, 1 बाई लैम्डा वेव। और 1 मीटर के अंदर जितनी वेव होती हैं उसी को हम बोलते हैं वेव नंबर, दैट इज लैम्डा बार। एक बार रुकिए, सॉरी, दैट इज न्यू बार। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, ओके। तो यहां पे हमारे पास हो गया न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। तो आप इसकी यूनिट की बात करोगे तो इसकी यूनिट कैसे हो जाएगी, मीटर इनवर्स। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स। अगर हमने लैम्डा किस में लिया है, मीटर में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, मीटर इनवर्स, ठीक है। अब आएंगे हम आज के लास्ट टॉपिक पे। तो लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, इसको हम देखेंगे, दैट इज द टाइम पीरियड। लास्ट टॉपिक है हमारे पास टाइम पीरियड, इसको हम डिनोट करेंगे टी। टाइम पीरियड को हमने कैसे डिफाइन किया है, टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज time required to complete one oscillation, एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। सो इसको हम कैसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू distance traveled divided by velocity, distance travel divided by velocity।
ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होती है बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल को हम बोल सकते हैं वेवलेंथ। डिस्टेंस ट्रेवल को हम क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ मतलब लैम्डा। और वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है, क्या होता है, लैम्डा इनटू न्यू। तो बेसिकली क्या होगा बेटा, इसको आप लिख सकते हो लैम्डा अपॉन लैम्डा इनटू न्यू। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 1 बाई न्यू। t इज इक्वल टू 1 बाई न्यू। और यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, सेकंड। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, सेकंड। तो सेकंड इसकी क्या हो गई, यूनिट। इसको बॉक्स में बंद कर लो। एक तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, टाइम पीरियड हमारे पास हो जाएगा 1 बाय न्यू। व्हाट इज न्यू, न्यू होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, वेव के बारे में आपके पास कंप्लीट आपको नॉलेज मिल गई। तो वेव हमने क्या स्टार्ट किया, एक बार देखो रिवीजन कर लेते हैं। वेव में हमने क्या बोला, अगर हमें सोर्स से रिसीवर तक एनर्जी का ट्रांसफर करना है विदाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैटर, तो विद द हेल्प ऑफ वेव वी कैन ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर। अब वेव की हमने क्या पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें पहली हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ा सबसे पहले एम्पलीट्यूड। जो क्रेस्ट होता है या फिर जो ट्रॉफ होता है उसकी जो हाइट होती है, या फिर ट्रॉफ की जो डेप्थ होती है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। फिर हमने पढ़ा वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, दो सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रॉफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। या फिर आप बोल सकते हो द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव इज नोन एज वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। फिर हमने डिस्कस किया अपना फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, द नंबर ऑफ वेव पास्ड थ्रू अ फिक्स पॉइंट इन अ 1 सेकेंड, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकेंड, और आप इसे हर्ट्ज भी बोलते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी होती है, क्योंकि वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, और वेवलेंथ जितना कम होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है। फिर हमने डिस्कस करा स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव क्या होता है कि वेव ऑलवेज ट्रेवल विद ए कांस्टेंट स्पीड, उसको कैसे गिवन होता है, वेलोसिटी इन स्पीड, या फिर वेलोसिटी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू। फिर हमने डिस्कस किया वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 मीटर या 1 यूनिट लेंथ में, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो वेव नंबर, और वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपना न्यू बार के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन आ गया, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। वेव नंबर क्या होता है, 1 बाई वेव लेंथ। ओके। इसके बाद हमने डिस्कस किया टाइम पीरियड। वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड टी, दैट इज इक्वल टू 1 बाई न्यू। ओके। सो दिस इज बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। यही है हमारे पास लेक्चर नंबर 3। नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊंगा लेक्चर नंबर 4, और लेक्चर नंबर 4 में अब हमें क्या स्टडी करनी है, मैक्सवेल थ्योरी अब हम स्टडी करेंगे। अगर हम अपने सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में आज हमने बेटा क्या क्या कवर करा है, आज हमने अपना वेव कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। वेव कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ रदरफोर्ड का जो हमारा न्यूमेरिकल और ड्रॉबैक वाला पोर्शन था हमने ये भी कंप्लीट करा। तो अब हमारा रदरफोर्ड वाला मॉडल कंप्लीट हो चुका। रदरफोर्ड मॉडल में हमने ऑब्जर्वेशन देखे, कंक्लूजन देखे, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखा, और हमने ड्रॉबैक देखा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। और हमने वेव कैरेक्टरिस्टिक्स आज हमने सब पढ़ी है। वेव कैरेक्टरिस्टिक, वेव क्या होती है, वेव के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, वेव नंबर। तो ये सब हमने डिस्कस किया। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इसका। ये आपके पास होने वाला है लेक्चर नंबर आपका 4। तो लेक्चर नंबर 4 के लिए तैयार रहिए, थ्योरी वाला पार्ट है। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 4 में मिलता हूं मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ाई करो, हेल्थ का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, लाइफ को एंजॉय करो। सी यू इन अ नेक्स्ट क्लास ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, किसी भी टाइम पे आप ये लेक्चर देख रहे हो उस समय आपके लिए विशेष है। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा, खुश रहो, ध्यान रखो, बाय।